आज हम एमए उत्तरार्ध में भारतीय धन के निर्गमन का स्वरूप पढ़ेंगे। जैसा पूर्व कक्षा में भी हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। 1765 में बंगाल की दीवानी हाथ में लेने के बाद व्यापार लाभ के अतिरिक्त आर्थिक लूट का एक और रास्ता खुल गया, जिसकी कोई सीमा न थी। बंगाल से प्राप्त राजस्व तथा व्यय विवरण के अनुसार कंपनी के प्रशासन के प्रथम 6 वर्षों में इस देश का शुद्ध राजस्व 1,30,66,991 पौंड था और कुल व्यय 90,27,609 पौंड। इस प्रकार 40,39,152 पौंड का शुद्ध अधिशेष बच रहा था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद यह राशि धीरे धीरे कम होने लगी। इसके साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा निजी वेतन तथा निजी व्यापार द्वारा अर्जित धन इंग्लैंड भेजा जाने लगा। दूसरे साधन से धन निर्गमन कर रहे थे। अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजकर उससे कंपनी के अधिकारी इंग्लैंड में निर्मित सामान का भारत में आयात करते थे। भारत में रेलों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण देकर कंपनी के लोग ब्याज कमाते थे। मुद्रा परिवर्तन में भी घाटा धन निष्कासन के अच्छे साधन बने हुए थे। कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा भारतीय नरेशों से जबरदस्ती हड़पे गए उपहार व अन्य लाभों को अपने देश भेजना भी धन निष्कासन का साधन था। 1813 में जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो इंग्लैंड की अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाने से भारत का कच्चा माल भारी मात्रा में कपास, नील, जूट, तिलहन, चमड़ा, कॉफ़ी, चाय आदि इंग्लैंड जाने लगा। यह माल कौड़ियों के भाव खरीदा जाता और इनसे तैयार माल को भारत में खपा दिया जाता। इससे इंग्लैंड व उसके व्यापारियों को आशातीत लाभ होता था। 19वीं शताब्दी के 5वें व 6ठे दशक में अंग्रेजी पूंजी भारत में लगाई जाती थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसकी पकड़ दिन प्रतिदिन कड़ी होती चली गई और 1914 से पहले अंग्रेजी पूंजी का अनुमानतः 97% भाग भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, बैंक तथा बीमा कंपनियों जैसे वित्तीय संसाधनों, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बगीचों तथा भारतीय कृषि साधनों के उपयोग आदि में कार्यों में लगा हुआ था। कंपनी द्वारा यह ऋण सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने कहा, भारत का धन ही भारत से बाहर जाता और फिर वही धन ऋण के रूप में दे दिया जाता, जिसके लिए उसे धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता। यह एक दुष्ट चक्र था जिसे तोड़ना काफ़ी कठिन था। इस प्रकार अनिश्चित निर्यात से और अधिक अनिश्चित आयात होता था और यह ऋण भारत पर बढ़ता ही चला गया। 1792 में ऋण सूद के साथ 70 लाख और 1799 में 1 करोड़ से अधिक पहुंच गया। 1857 में यह ऋण 6 करोड़ 90 लाख तथा 3940 में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1200 करोड़ रुपए था। इस प्रकार भारत से
निष्कासित धन का सार्वजनिक ऋण के रूप में आने तथा उसे चुकाने के लिए और अधिक धन निष्कासित करने का क्रम द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ तक चलता रहा, जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था की जो नींव है वो खोखली कर दी और भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया जो केवल इंग्लैंड के हितों में अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण कर रहा था और भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। यही कारण रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति में परिवर्तन की मांग उठने लगी और आर्थिक कारणों से भी भारत की आज़ादी के स्वर तेज हो गए।